नमस्कार, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा नाम है मयंक और आज हमने शून्य की तरफ से आमंत्रित किया है भूपेश पांड्या जी को, जो रंगमंच के एक जाने माने नाम है। नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक। नमस्कार रमा जी। नमस्कार भूपेश जी, साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ। शून्य की ओर से आपका स्वागत करते हैं और मैं अपने सुनने वाले श्रोताओं को थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि परिचय लंबा है, उसको छोटे में समेटने की एक कोशिश है कि भूपेश पांड्या आज शून्य थिएटर समूह से आपकी बातचीत में शामिल हैं और भूपेश जी की रंग यात्रा अब खासी लंबी हो चुकी है। मूलतः भूपेश पांड्या रंग कलाकार हैं, पर सिने और टेलीविजन जगत में भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज लगातार करते जा रहे हैं। भूपेश जी राजस्थान के डूंगरपुर संभाग से संबंध रखते हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आने से पूर्व उनकी शिक्षा दीक्षा उदयपुर से हुई और वो सन 2002 था जब भूपेश पांड्या ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में अपना प्रशिक्षण संपूर्ण किया। और भूपेश जी, मतलब मुझे जो जानकारी है वो ये कि 100 से भी अधिक आप नाटक कर चुके हैं रंगमंच पर, और इसके अलावा जहां तक मेरी जानकारी है कि 1600-1700 के करीब नुक्कड़ नाटक हैं और उसके अलावा आपकी अपनी सिने जगत में एक खास तरह की अपीयरेंस समय समय पर आती रही है, कुछ भूमिकाएं आई हैं जिसमें उन भूमिकाओं की काफी चर्चा रही। तो आज बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है, भीतर से हार्दिक प्रसन्नता, कि आप ये जो शून्य की ओर से जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, जब हम घर पे बैठ के और घर पे बैठ के अपने अपने घरों से हम तीनों यहाँ जुड़े हैं, इस एक मंच से ये सूत्र जुड़ा है, उसमें आप पहली बार शून्य में आमंत्रित हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने ये आमंत्रण स्वीकार किया। मैं एक चाहूंगा कि मैं 2001 का पास्ड आउट हूँ। ये पिछले लगभग 88 से मैं उसमें थिएटर में हूँ, 1988 लगभग। तो उसमें तो वही है कि 100 तो क्या, मतलब 250-300 के आसपास की संख्या स्टेज शो की भी हो गई है। हाँ, तो क्योंकि बड़ी 11वीं 12वीं में ही हमने थिएटर शुरू कर दिया था वहीं ट्राइबल एरिया में लिटरेसी मिशन के दौरान। ये जब जी ट्राइबल एरिया जिस जिले का नाम लिया आपने, डूंगरपुर, वो बड़ा पिछड़ा ट्राइबल एरिया है जिस नाम से। तो वहाँ जब ये गवर्नमेंट ने जब ये लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जब चल रहा था, 88 की बात है, उस टाइम से हम 11वीं 12वीं में होंगे। तो वहां से शुरू हुआ था ये स्ट्रीट पे लिखना, गांव में जा के करना। कि वहां उस समय तो जो हमारा इलाका जो है वो गुजरात के बॉर्डर से, मतलब गुजरात से सटा हुआ है। तो नुक्कड़ नाटक के शोज करते करते हम एक जीप में जाते थे और शो कर लिया। फिर हमको पता नहीं चलता था गाँवों में, वो डूंगरियों के बीच में, तो पता नहीं चलता था कि कब आप गुजरात की सीमा के किसी गांव में घुसकर नाटक करके आ गए। बाद में पता चलता था शो करने के बाद, यार गुजरात में जाके करा नाटक, चलो बढ़िया है। तो कई बार ऐसा होता था कि गुजरात की सीमा में, गुजरात के गाँव में जाकर करके आ गए। आपने शुरू किया है तो इसे थोड़ा सा अपनी रंग यात्रा को आप अपने ही शब्दों में अगर बयां करते चलेंगे तो वही क्या कहते हैं, किसी नुक्कड़ नाटक से ही मेरे इस रंग जीवन की शुरुआत हुई है बेसिकली। तो उसके बाद करते करते वहाँ कुछ हमने जवाहर कला केंद्र की एक वर्कशॉप हुई थी बांसवाड़ा में, आसपास के उसमें, तो वो करते रहे।
और उसी दौरान में जी। ये जैसे फिर मैं जैसे ही फर्स्ट ईयर वगैरह में आया तो मैं आकाशवाणी बांसवाड़ा से जुड़ा एफएम। उस जी। वक्त एफएम जी। नया नया आया था और वहाँ कैजुअल अनाउंसर था। मैं लगभग वहाँ 7 साल के आसपास में रहा था। हाँ 7 साल आकाशवाणी के अरे साथ आपकी ये फिर लंबी उदयपुर यात्रा रही। स्टेशन तक भी रही। वो छोड़े नहीं मैंने। तो इस फील्ड से थोड़ा जब इनके साथ रहा नाटक और रेडियो के साथ, तो मुझे लिटरेचर की जरूरत और समझ दोनों का एहसास अच्छे से होने लगा। तो उसके साथ ही हम वही नाटक, स्टेज नाटक भी करते रहे। जब उदयपुर में आया मैं बीएससी करने पढ़ने, तो वो रेडियो मैंने वहां पर भी ज्वाइन किया। वहां मीडियम वेव था, बांसवाड़ा में एफएम था। वहीं स्टेज नाटक नाटक वगैरह की शुरुआत हुई। कॉलेजेस में हमने बहुत सारे ग्रुप भी बनाए और कई ऐसे ग्रुप बनाए जो आज बने और 15 दिन बाद खत्म। ये भी नाटक में रहा ऐसा, क्योंकि बहुत ही संसाधन कम होते थे। किसी कोई कंपटीशन वगैरह कुछ होता था तो हम ग्रुप बना लेते थे। मेरे एक दोस्त का एक हार्डवेयर का एक दुकान था, तो उसने मुझे एक दिन बोला कि अरे यार, ये वेस्ट जोन में कोई नाटकों का फेस्टिवल हो रहा है, भूपेश चल कोई नाटक करते हैं। तो हमने कहा कि हाँ चलो करते हैं। अब हम दो ही हैं, अब कौन सा करते हैं यार, बता। तो वो आधी रात के बाद शंकर शेष का हमने नाटक की। वो ओह अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है एक समय पर ये। हमने सोचा रिहर्सल कहाँ करें, ज्यादा पैसे नहीं थे तो हम कोई बड़ा दूसरे ज्यादा कैरेक्टर्स वाला नाटक नहीं उठा सकते थे, और वो उसका बिजनेस था, रिहर्सल कहाँ करें। उसका जो हार्डवेयर सारा मशीनरी मार्ट था उसका, तो उसके गोदाम में जाकर हम रिहर्सल करते थे पीछे दुकान के, ताकि उसका वो काम भी चलता रहे। और ये फिर कुछ पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ऐसी स्थितियां आ गई कि हम वो नाटक जो है उसका शो कर नहीं पाएंगे। लगभग आधे के आसपास तैयार हो चुका था, कुछ ऐसी उसकी कुछ समस्या आएगी उसके। तो हमने ये नाटक करने के लिए जिस ग्रुप का जो नाम रखा था, वो रखा था अचानक उदयपुर। अचानक क्यों? हाँ, मैं WCC में गया तो बोला कि अचानक ग्रुप का नाम क्या है। मैं क्या सब अचानक में हो गया, तो अचानक रख दिया। फिर 15 दिन के बाद कमाल देखिए कि जब भाई साहब क्या कहते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां या कुछ कोई प्रॉब्लम फंस गई जो उसकी वजह से हम नाटक नहीं कर पाए, तो मैं एप्लीकेशन अपनी वापस प्रविष्टि वापस लेने गया उधर WCC के ऑफिस में, इन्फॉर्म करने की ऐसी कुछ बात हो गई और हम जो है ना वो ये प्ले कर पाने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए हम अपनी नाम वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि अचानक अचानक बना था तो अचानक ही वापस। तो शायद मतलब ऐसे कई सारी परिस्थितियों से हम जूझते रहे। फिर हमने कई बार हम लोगों से उस वक्त उतनी समझ नहीं थी, नाटक तैयार कर लिया, पता चला प्ले राइट से हमने परमिशन ही नहीं ली। एक नाटक, वो सहजता उस युग में जो एक दूर की बात नहीं है, लेकिन वो एक सहजता भी थी एक तरह की। एकांकी किया था रोटी का जाल, वहाँ की राघव प्रकाश हैं, एक नाटककार है, उनका एकांकी था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उदयपुर में वही 91-92 का ही समय रहा होगा। सूचना केंद्र के पीछे एक ओपन ऑडिटोरियम था, ओपन एयर, तो हमने वहाँ एक नाटक किया था। ये रोटी का जाल नाम था उसका, 1 एक्ट था। अब हमने किया, फिर हालांकि किसी ने हमको बताया तो नहीं कि परमिशन आपने ली या नहीं, लेकिन जब जैसे ही हमें पता चला तो गिल्ट अंदर हुआ कि यार कितनी मतलब मेहनत से ये प्ले राइट ने नाटक लिखा है, और मतलब एक अपराध बोध हुआ कि यार क्या कहते हैं, सहमति उनकी परमिशन ले लेनी। तो हमने उनको एक लेटर लिखा था कि ऐसा हमसे ये गलती हो गई, ये है वो है वो है।
तो फिर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उनका लेटर भी आया था कि चलो आपने एटलीस्ट मतलब इन्फॉर्म तो किया, गलतियां हो जाती हैं इस आशय का, तो अब जाकर थोड़ा कलेजा मतलब शांति मिली। तो ऐसी सी बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे नाटक कॉलेजेस वगैरह में करते 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 बीच में फिर कुछ एनएसडी की वर्कशॉप्स भी करने का मौका मिला, नाटक भी करने का काफी करते ही रहे। फिर कई सारी संस्थाओं के साथ उस दौरान उदयपुर में ही रहते भानु जी जब भारतीय लोक कला मंडल के निदेशक थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि क्या नाम है, प्ले का नाम था एक किसान की कहानी, गोदान पे था। भानु जी डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उनको मिला भारतीय लोक कला मंडल में जा करके। ये कब की बात है? ये साल मुझे नहीं पता, लेकिन होगी लगभग 92-93 के आसपास की बात होगी शायद, या 1-2 साल आगे के आसपास जी। तो मैंने कहा कि सर मैं नाटक करना चाहता हूँ। तो अब भानु भारती जी का नाम जो सुन रखा था, तो बड़ा एक तरह से रेस्पेक्ट तो था ही, तो मतलब उनके सामने जाकर खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती थी। तो हमने वहां जाकर उसके परिसर में ही, भारतीय लोक कला मंडल के ही परिसर में रीडिंग्स और रिहर्सल्स वगैरह उसका होती थी। तो वो भी शुरू में उसका शो पता नहीं किन्हीं कारणों नहीं हो पाया। काफी अरसा हमने उसकी रिहर्सल की, लेकिन बाद में तो काफी वहाँ के लेक साहब हैं और इधर उधर बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ हमने काम किया। हम लोगों ने से भी मिलकर एक आरंगन नाम की एक संस्था थी हमारी, बाद में आरंगन उदयपुर, जी। हम लोग 3 जो है क्या कहते हैं एनएसडी आए। तो पहले मैथ मतलब मुबशर था, मैं हूँ और एक चित्रजीत, 3 लोग आरंगन से एनएसडी आए। हमने बहुत काम किया उसमें। वो भी आरंगन जो है हमारा कल्चरल मतलब एक तरह से गाइड करती थी हमारी श्रीलता स्वामीनाथन जी, बहुत ही पुरानी पास आउट है, जो अब कब हमारे साथ इंतकाल हो चुका। उनके साथ फिर जयपुर में मैं गया जर्नलिज्म और मास कॉम करने के लिए। फिर वहां पर भी थिएटर्स और ये सारा शुरू किया। वो करते करते राजस्थान पत्रिका में ट्रेनिंग सब एडिटर भी था मैं, बालहंस में भी कुछ अरसा रहा, लेकिन थिएटर किसी भी हाल में छोड़ा नहीं मैंने। तो उस वक्त तक कोई प्रोफेशनली थिएटर को लेना है ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक बार डेस्क पर बैठा था, सारे दिन वही चाय पी बनाना ये सब करना था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जो चीज पेन में आनी चाहिए वो पेन में ना आकर सारी बॉडी में क्या कहते हैं आ रही है। मैंने उसी वक्त सोचा कि भैया ये थिएटर के लिए ही बने हो, एक थिएटर को ही पूरी तरह से क्या कहते हैं प्रोफेशनली लेना चाहिए। ये ख्याल उस वक्त आया जब जो चीज पेन में आनी चाहिए पेन में ना आकर मेरे सारी बॉडी में आती थी। ये एहसास हुआ उस वक्त, मैंने ठाना कि एनएसडी को अब मुझे सीरियसली लेना चाहिए। फिर मैंने अप्लाई किया, 98 में एनएसडी आया, देन 2001 में वही पास आउट हुए। उसके बाद से पास आउट होने के बाद तो लगभग 2001 या 2 में आपसे मुलाकात हुई, महामारी वगैरह की, उसमें मैंने आपको काफी करीब से मंच पर उतरते हुए देखा है, या कहूँ कि अभ्यासों के दौरान मैंने आपको देखा है। तो एक तो जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका अपना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जो जब एक छात्र रहे, जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप इतना नाटक पहले ही कर चुके थे, और फिर वो वहाँ की जो एक प्रोडक्शन आपकी मैकबेथ रही, उस पर जरा सा प्रकाश डालते हुए फिर आप आगे बढ़े।
वहाँ पहले एनएसडी से पहले आने के बाद वो जो हम करते थे, तो एक तो सही तरीके से अप्रोच कैसे करना ये पता नहीं था, लेकिन लगातार थिएटर करने के बाद एक कॉन्फिडेंस वही एमेच्योर में आ जाता है इतना सारा करने के बाद। तो लेकिन सही तरह से किस तरह से अप्रोच किया जाए ये चीज मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरा विजन उतना खुला हुआ नहीं था। स्किल्स, क्राफ्ट, ये चीजें मेरे पास नहीं थी पहले। तो एनएसडी में यही सीखा। और थर्ड ईयर में जिस मैकबेथ की बात कर रही हैं आप, वो डायरेक्ट किया था प्रोफेसर सर जॉन रसल ब्राउन ने। तो उस मैकबेथ को उन्होंने बिल्कुल वैसे नहीं किया था जैसे कि शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो होता है ना, स्टाइल तो वो उन्होंने उस तरह से नहीं किया था। उन्होंने बिल्कुल बदल दिया था कि अगर मैकबेथ को हम अगर आज लेंस की आई से देखें तो कैसा लगेगा, उस लिहाज से उन्होंने किया। तो बहुत ही सटल, और वो उन्हें को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वो सामने रिहर्सल में बैठते थे और वो आंखें बंद करके सिर्फ सुनते थे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कभी कभी देख भी लेते थे, उनको सब समझ में आ जाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ है क्या नहीं। और ये बहुत ही मुश्किल इसलिए भी था कि वो हरिवंश राय बच्चन साहब वाला हमने वो जो वर्ष में है उनका पद्यानुवाद, ये वो किया था, तो और भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन बहुत ही मजा उस वक्त आया कि सटलिटी क्या होती है, ये है। लेकिन वो अगर हम शेक्सपियर, लोगों को इसलिए ज्यादा बहुत वो पसंद नहीं आया क्योंकि हमने वो शेक्सपियरियन वाला स्टाइल, शेक्सपियर के नाटक से जो दिमाग में आ जाता है ना कि बड़ा बड़ा कुछ जेस्चर, कुछ वो होगा, बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स, वो वैसा कुछ नहीं था। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो जैसे ऑडियंस बना के आती थी वो वहाँ हॉल में वो वैसा मिलता नहीं था। तो वो ज्यादा तो सुपर हिट वाला जो तमगा लगता है वो उस प्लेट के साथ नहीं लगा, लेकिन बहुत ज्यादा सीखने को उससे मिला। पास आउट होने के बाद वो क्या कहते हैं, वो सारा पीरियड था, वो जो दौर था वो था जब जीवन में मतलब लगातार नाटक 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 करना। और बहुत करीब से उस वक्त में आप साक्षी रही, मतलब जब आप स्टेज पर आते थे तो लगता था पूरी की पूरी एक एनर्जी, ऊर्जा, जब क्या जब आपको मंच पर देखा वैसा ही लगा। आए थे एनएसडी में और जो करने को ठाना था वो अच्छी तरह से मतलब करने को मिल रहा था। तो उसमें जो पैशन है वो सारा वो दिखता था रिहर्सल से पहले। और रिहर्सल स्पेस पर पहुंचना, 24 घंटा वो प्ले वगैरह चल रहा है, वो कैरेक्टर चल रहा है दिमाग में। तो कई बार ऐसा होता था कि साथी लोग कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, पता चला कि मैं विचारों में हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ऐसा अक्सर मैंने भी देखा। तो यहाँ मैं क्योंकि पूछना चाहूंगी कि महामाई देहांतर सम्राट चारटांका कोयल, ये ऐसे नाटक हैं जो पूरे भारतवर्ष में जिनके अनेक शो हुए, जिनमें मैंने आपको लगातार रिहर्सल्स में देखा, रिहर्सल करते हुए देखा। वो दरअसल थिएटर एक लाइव आर्ट है, तो वो उस समय जितने अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचता है, उसके बाद की जो ऑडियंस है वो उसे आपके इंटरव्यू के थ्रू ही उसको महसूस कर पाएगी। देहांतर अपने आप में एक अलग तरह का नाटक था, सम्राट उसका संगीत, चारटांका कोयल में आपकी एक अलग। तो इसकी थोड़ी सी रंग यात्रा पर आपको कैसा लगा उस दौरान के संघर्ष, क्योंकि केवल आप नाटक में डूबे रहते थे। महामाई ऐसा था, वो शायद हमें बहुत कम दिनों में करना था, शायद 14 या 15 दिन थे। और बम्बई में एक कोई फेस्टिवल था ऐसे में अवार्डीज का, पृथ्वी में। तो वो तो सर के साथ पास आउट होने के बाद ये पहला नाटक था। मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर कुछ गलती हो गई अब, क्योंकि अब तो पहले जानते थे तो पहले तो मैं क्या कहते हैं स्कूल से नहीं था, इतना ट्रेनिंग नहीं था लिया था मैंने। अब अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई ज्यादा डांट पड़ेगी, हालत खराब हो जाएगी, ये अंदर से एक डर था।
दूसरा जब रिहर्सल पर पहुंचे तो सारे क्या कहते हैं, पहली बार शायद 1 या 2 को ही मैं जान पाऊंगा। और हाँ, और एक ये था कि 14 दिन में थे हमने, सारे नए चेहरे थे। तो तमाम सारी ऊर्जा समेटकर 24 घंटे वहां लगाना था, तो वो अच्छा मौका था खुद को समेटकर उसमें झोंक देने का, और उससे सारा सुर लग गया, बहुत ही बढ़िया हो गया वो। प्ले महामाई के बाद जो था दूसरा हमने किया था, ये क्या कहते हैं अपना देहांतर, सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है, जिसमें एक वो नाटककार जिस तरह से स्त्री पुरुष संबंधों का जो क्या कहते हैं जो उकेरा गया है, जो गहन जो पड़ताल है किस तरह से, उससे बहुत अच्छी तरह से मैं रिलेट कर पाया था। और जो भाषा थी उस नाटक की, वो जो निर्देशन था और सर का जो गाइडेंस था, उससे मिलके एक बहुत ही बढ़िया काम निकल कर आया। और बहुत ही ज्यादा, हालांकि नाटक ये लगभग घंटे भर का ही था, छोटा सा नाटक था, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किए गए नाटकों में छोटा नाटक था सम्राट। एक बहुत ही अलग तरह का नाटक जिसपे मंच पे आपकी बहुत ही उपस्थिति था, जिसे तो मैं बाहर ही बैठकर देखती थी। वो उसमें ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि विनर था इसलिए ज्यादा उसमें करना था। उसके बाद आया 4 टाइम का खेल। बाप रे बाप, मैंने जिंदगी में कभी औरत का रोल नहीं किया था, और खासकर में सोलो जो गाना होता है, मैं बहुत घबराता हूँ, तो उस गाने की वजह से ही मुझे इतना टेंशन में रहना पड़ा। हालांकि मैं कोरस में जबरदस्त गाता हूँ, मंच पर बिल्कुल नहीं कभी गाया, ऊपर से मुझे औरत बनना था और औरत की आवाज में गाना है यार, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, कई सारे साड़ियाँ और ये और वो बदलो। हालांकि यही यहाँ से जो सीखा था वो जाने मन में काम आया, कई सारी साड़ियाँ बदलने पड़ती थी बार। जाने मन भी एक बहुत ही फैंटास्टिक नाटक था। तो यही मैं ये कहना चाहूंगी कि चंद्रशेखर कंबार, नंदकिशोर आचार्य, गिरिधर राठी, इस तरह के जो नाटककारों के नाटकों में काम करना एक अलग तरह का अनुभव रहा। दौर अलग था नाटकों का। आज जिस तरह के नाटक हो रहे हैं कि नाटक जो है वो इवेंट ज्यादा हो गए, एक एमर्जिंग ट्रेंड्स के नाम पे जो टेक्नोलॉजी का इतना सारा प्रयोग, कई बार एक ज्यादती भी लगती है उस नाटक के साथ। जाने का मन नहीं करता है क्योंकि सब कुछ उछला। ज्यादातर लोग बदल गए जो अब ऐसे अपने नाटक करने नहीं आते ना। अब नाटक अब तो हर कोई आता है फिल्म में जाने के लिए, 1 या 2 नाटक करना है उसको, तो ना तो। और दूसरे कई सारे इंस्टीट्यूट्स में अपना मतलब वो खोल लिए हैं, एक्टिंग की दुकान है, वो नाटक करते हैं, बच्चों से पैसे लेके एक्टिंग सिखाते तो ना उस नाटक में फिर दम होता है। इस तरह से सारा ये जो इस तरह से मैगी कोर्स इन एक्टिंग हो गया है। ऐसे लोग जो नाटक करते हैं तो बहुत ही उछला होता है। तो फिर नाटक हम देखने जाते हैं, कुछ सुकून से कुछ लेकर आप निकले, सिवा उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहां से ऑडिटोरियम से निकले हैं तो टेंशन लेके निकले। जी सर, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं ये कह सकते हैं कि मैं अभी जैसे
काफी समय से हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई रंगमंच से जुड़ रहा है तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो किसी के साथ जुड़े, एक अच्छे गुरु के साथ जुड़े, या पहले उनका काम देखे, उनको समझे और फिर किसी के साथ जुड़े। आजकल बच्चे हाँ हाँ, मैं आपने सही बात बोली। लफड़ा आजकल तो जो नए अब आ रहे हैं उसमें क्या है, वो जुड़ने से पहले वो गुरु नहीं देखता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है जी। ठीक है, वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखता है। और कुछ लोग तो जो बड़े क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के पसंदीदा है, वो वेबसाइट देख के जाते हैं जी। उनको कोई मतलब नहीं, वेबसाइट अच्छी लगी ओके, अच्छा ग्रुप कौन से पॉश इलाके में है ओके, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम जुड़ा हुआ है ओके, तो वैसे उनके साथ वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, गुरु ढंग का नहीं चुनते हुए जी। वहीं ये बहुत सारे आपने भी देखा होगा, बहुत सारी दुकानें हैं जो इतने सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं मंडी हाउस में, उसमें कई सारे लोगों को जो मैं जानता हूँ जो 1 या 2 या 3 नाटक पता नहीं कितने किए होंगे, जो आज खुद गुरु बन बैठा है जी। वो एक्टिंग सिखा रहा है, वो डायरेक्शन सिखा रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज सिखा रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन सिखा रहा है, वो कैमरा एक्टिंग सिखा रहा है, वो टीवी एक्टिंग सिखा रहा है, वो सारा नाट्यशास्त्र पढ़ा दे रहा है, मेथड एक्टिंग सिखा दे रहा है। अरे भाई, और नाटक जो करेगा पता नहीं क्या करता है यार। जी सर, वो सिर्फ पैसा वसूलने के लिए करते हैं। जी। मैंने आपको नाटक में बहुत भीतर तक मतलब डूबे हुए पाया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू में मुझे लगता है उस तरह से सामने नहीं आती, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से मतलब एक जुझारू, एक पूरी तरह से ईमानदारी से, मैंने आपको वर्कशॉप्स लेते हुए भी देखा है, अभ्यासों के दौरान भी देखा है, उसके बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है और सवाल मुझसे भी पूछते हैं, लेकिन आज उनका सवाल मैं आपसे सीधे पूछती हूँ कि जब आपको देखती थी महामाई में संजीव की भूमिका में, देहांतर में ययाति, और सम्राट में सम्राट अशोक, तो इन भूमिकाओं को लेकर वो तैयारी आप किस तरह से करते थे? आपका क्या मेथड होता था? क्योंकि ये सवाल जो है बहुत यंग बच्चों का होता है और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको ये जवाब उन तक जरूर आप जितने भी विस्तार में पहुंचाना चाहें पहुंचाएं। मेंटल एक्टिविटी और सिस्टम जो है वो लॉजिकल एक्टिविटी। अब मेथड हर एक का अपना अपना मेथड हो सकता है, अपना अपना काम करने का अलग अलग तरीका होता है, और ये तरीका अगर आप लगातार सालों से जो आप काम करते आ रहे हैं तो बनता चला जाता है, और ये तरीका आपके चाहने से बनता है, आपके चाहने से बिगड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपने किया है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, जैसे माहौल से आप गुजर रहे हैं, तो इसका आपके काम करने के तरीके पे असर पड़ता है। और उस वक्त हम एक फायर था, जैसे हम निकले ना, जो चीज करने के लिए आए हैं हम वो कर रहे हैं, तो 24 घंटे बस वो स्क्रिप्ट कभी नहीं छोड़ना, उसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द सोचते रहना, मैं क्या क्या चीजें करूंगा, ये कैरेक्टर ऐसा है तो क्यों है, वैसा नहीं है तो क्यों है। दूसरे डायरेक्टर के साथ उनके जो मार्गदर्शन मिलता है उसको केंद्र में रखते हुए सोचना है 24 घंटे, और जितनी स्क्रिप्ट कभी छोड़ना नहीं, बस बाकी अपने आप काम होता चला जाएगा, वहां घटता चला जाएगा। पूरी आपका कंसंट्रेशन वही होना चाहिए, बस इधर उधर जाएंगे तो फिर माहौल मतलब मसला बिगड़ जाएगा। तो मेरा तरीका तो यही है कि जितना जो मैंने सीखा है वो मेरे अंदर है,
ठीक है, मुझे वो क्या कहते हैं याद करने की, मतलब ये निकालना है, ऐसा है तो वैसा नहीं करना है, वैसा है तो वैसा करना है, वैसा है तो वैसा करूंगा। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मुझे सिर्फ कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। जो जितना स्किल, जितना क्राफ्ट और जो मेरे अंदर समाया हुआ जो जज्ब है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। तो अब मेरा तरीका ये जी। बन चुका है। बहुत ही कम वक्त ऐसा होता है कि जब ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना है, वो करना है। कई बार स्ट्रेटेजी आपको बदल भी जानी पड़ती है। तो हर एक प्ले, हर एक कैरेक्टर अपनी रणनीति अपने साथ लेके आता है कि मैं कैसे होऊंगा भाई। जी सर, जैसे आपने स्क्रिप्ट के बारे में कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी है, तो जैसे हमने मैम से ये सीखा कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए मतलब आपको पढ़ाई भी बहुत जरूरी है आजकल। हाँ। ये समझ थोड़ा जो जैसे मैं मिलता हूँ या कुछ होता है तो वो पढ़ना और किताबों को पढ़ना, उसकी इम्पोर्टेंस शायद आज के जमाने में खो सी चली गई है। जैसे मैम हमें बहुत बहुत ज्यादा कहती हैं कि पढ़ना जरूरी है, और उनके साथ हम पढ़ते भी हैं, तो वो इस पढ़ने पे भी वो बहुत वो देती हैं। लिटरेचर ही से तो देखिए, एक सिंपल मैं बताता हूँ कि आप अभी फर्ज कीजिए 20 या 25 साल के हैं, आपको करना है 80 साल का कैरेक्टर। जी ठीक है। अब आप हैं 20-25 साल के, तो क्या सिर्फ लाइनें बोलना, क्या कहते हैं, बुढ़ापा 80 साल का लाइनों से होगा, या बाल सफेद कर लेने से, या कपड़े पहनने से होगा? बदल जाएगा। वर्षों का व्यय ही व्यय नहीं होता ना। जी तो अब है कि देखिए कि आप में और आपके दादा या पापा में जो 70-80 साल के लोग हैं, उसमें कितना फर्क है। और जो 80 साल की जो जिंदगी उन्होंने गुजारी है, जिंदगी का जो अनुभवों का जो संचय किया है, उस वजह से वो 80 साल के है ना। तो अब जो 25 साल में जो आपने अनुभव आप इकट्ठा अभी तक किया है, उसी को आप प्ले करेंगे 80 साल के लिए, लाइनें बोल देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो जो 25 से जो 80 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें कहाँ से लाओगे? जो उसका ठहराव है, 80 साल का बूढ़ा, मतलब क्या उसमें क्या, उसकी पर्सनालिटी में कितना ठहराव है, चीजों को लेकर क्या सोचता है, जो रिफ्लेक्स है, ये सारी चीजें आप तो 80 साल के हैं नहीं, तो कहाँ से लाएंगे? ये सारी चीजें जीवन की समझ, समाज की समझ, रिश्तों की समझ, ये 80 साल में जो है, वो आपको उसकी कमी पूर्ति करनी पड़ेगी। ये कमी पूर्ति कहाँ से होगी? या तो आप लिटरेचर पढ़ो, जी उपन्यास है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, इसमें बहुत सारा वहीं से मिलेगा सर। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट जितना भी कम हो, जितना भी ज्यादा पढ़े उतना कम। हाँ, हर सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छा सवाल आपको सर्जन का रहा जो मैं करना पड़ जाता है। कैसे करोगे भाई? कल मैं सर्जन है क्या? कैंची पकड़ोगे, वो तो दर्जी जैसे कपड़ा काटता है वैसे आप चमड़ा काटोगे क्या? काफी कम हो गए। उन्हें अपने अनुभवों का विस्तार करना बहुत जरूरी है, जो पढ़ के ही वो कर सकते हैं। और हमारी जो एक ऐसे सब्जेक्ट में आप फंस गए जो अकेले लह के नहीं की जा सकती। थिएटर अकेला हो सकता है क्या? जितने गैजेट्स हो, मोबाइल फोन अपने अंदर ही घुसेड़ रहा है बिल्कुल। मतलब वही इंटरेक्ट आप नहीं करेंगे लोगों के साथ मिलकर। जो बातचीत है, जो अड्डेबाजियां, जो मतलब पॉजिटिव वे में जिनको अड्डेबाजियां कहते हैं ना, दुकान पर या कहीं पर भी मिल के बातें करना अपने अपने फील्ड की, अपने अपने इधर उधर की, रिश्तों की, दोस्तों की, वो सब तो कम 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 हो गया है। तो इसलिए और हाँ वही तो है थिएटर। हो गई तो छोटा मोटा वही तो थिएटर था जो कहते हैं चाय की दुकानों पे बैठे रहते थे, या घर के बाहर चबूतरों पे थोड़ी सी जो बात इंटरेक्शन होता था, वो तो है ही नहीं। यहाँ तो इंडिविजुअल होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें निकल के फिर आपके काम में आती है। जब 4 लोगों के बीच में जब आप बैठते हैं, तो आप आसानी से घुल मिल नहीं पाते, तो फिर नाटक कहाँ से होगा? वो तो टीम वर्क है। ये है भाई। जी सर, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। सर मैं फिर इसकी तरफ मुड़ेंगे कि आप
सिनेमा की तरफ कुछ रुझान रहा। सिनेमा की तरफ रुझान रहा और बहुत जो भी फिल्में की, चाहे वो फिल्में बहुत कम फिल्में रही संख्या में, लेकिन उनमें उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, वो विकी डोनर हो या गांधी टू हिटलर हो, और अभी आपकी एक नई फिल्म भी आने वाली है। तो अपना जो ये फिल्म जगत की, टेलीविजन जगत की जो यात्रा रही, उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। थिएटर भी करता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, कुछ काफी सारे इसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, और वक्त मिलता है तो मैं ये फिल्म्स, टीवी वगैरह, वेब सीरीज और ये सब कर लेता हूँ। तो वही पहला था हजारों ख्वाहिशें ऐसी में काम किया था। एक छोटा सा रोल था जी। फिर उसके बाद राजीव मेनन के साथ हमने बीबीसी के लिए एक ऐड किया था जिसमें सर्कस का था, इसमें पब्लिक सर्विस ऐड था जिसमें मैं और के मेनन से बीबीसी के लिए राजीव मेनन ने डायरेक्ट किया था। फिर लंका, मुआवजा, सेटर्स, कानपुरिये, परमाणु, और वेब सीरीज में मैंने डेली क्राइम, लीला, ये काफी सारे कुछ एड्स, काफी सारे सीरियल, और दिल्ली सब क्योंकि जीना इसका नाम है, जिंदगी बहुत हूँ, पहली, हिटलर दीदी, कभी आए न जुदाई, फिर IMW में इंडिया मोस्ट वांटेड कभी आता था, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था जी। लेकिन ये सब करते हुए मैंने नाटक कभी नहीं छोड़ा। नाटक भी हाँ करता हूँ मैं, अभी एक रेपर्टरी का 3 आर्ट्स क्लब का एक सदस्य हूँ जिसमें मैं नाटक करता हूँ। अभी उन्हीं ने 3 आर्ट्स क्लब की तरफ से अभी मुझे राजा पॉल रंगकर्मी अवार्ड 2019 मिला है। वो बुक जो है वो 1943 का बना हुआ है, इंडिया के सबसे पुराने में से है, तो मैं उसका मेंबर हूँ। आपने इतने सारे फिल्म अभी बताए, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, तो कौन सा रोल रहा होगा जो आपको बड़ा थिएट्रिकल सा लगा होगा और आपके दिल के करीब रहा और आपको लगा कि हाँ, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थिएटर कर रहा हूँ। मुझे तो पता है वो कौन सा रोल मुझे सबसे अच्छा लगा, वो मुझे पता है, मतलब अपनी तरफ, लेकिन आपको करते हुए कौन सा अच्छा लगा? मुझे तो एज एन ऑडियंस लेकिन वो कैरेक्टर करने को एंजॉय मैं कर रहा था, वो विकी डोनर वाला है, क्योंकि वो बड़ा मजा, वो अन्नू जी के साथ जो केमिस्ट्री बन गई ना जी, बहुत ही बड़ा मजा आया। जो जो वो जो जिस तरह से करते उनको करते हुए देख के सीखने का बहुत मौका मिला। और ये रघुवीर यादव और आशुतोष भाई वगैरह अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें भी सीनियर्स को देख के बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, तो ये आनंद दुगना हो जाता है जब आप सीनियर्स के साथ अपने काम करते हैं। तो उस दौर का एक्सपीरियंस लेने को, फील लेने का मिला मुझे, जैसे उस समय थिएटर कैसा रहा होगा और कितनी मेहनत और कितने संघर्ष मांगता है थिएटर और कितनी मेहनत मांगता है, ये मुझे सीखने को मिला। तो सर मैं यही मेरे ख्याल में आता है कि जो अब आगे जो थिएटर है उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो अभी रंगकर्मी है या जो आगे नाटक हो रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो एक समय के साथ हो गया है। हाँ होगा ही, बस लेकिन क्लैरिटी रखें कि आप किस लिए थिएटर करना चाहते हैं। क्या इसलिए कि आपको आगे चलकर फिल्म और टीवी में जाना है, तो फिर उसको छुपाइए मत, साफ करते चलिए कि मैं इसलिए नाटक कर रहा हूँ कि मुझे आगे फिल्मों में जाना है। या सिर्फ कुछ लोग थिएटर करने के लिए ही आते हैं कि मुझे थिएटर ही करना है। गड़बड़ वहां होती है जहां मतलब क्लैरिटी नहीं होती है। जी। और बस यही कहूंगा कि ये टाइम जो है ये डेडिकेशन बहुत मांगता है ये फील्ड। जी हाँ, तो डेडिकेशन आजकल कमी जो आ रही है, एक के साथ मेरा ऐसा है कि
रिहर्सल किया हमने, जो किया। अब आजकल क्या होता है कि इसको अगले को नहीं आना है तो व्हाट्सएप कर देता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, सॉरी, आई एम जी सॉरी फॉर टुडे। अब वाट लग गई ना, सारे लोग बैठे हुए रिहर्सल पर। बिल्कुल। तो वो कमिटमेंट, अगर थिएटर करते हैं जितना भी टाइम, अच्छी तरह से कमिटेड रहिए बस। जी और क्लैरिटी, आप भी और जो नाटक करने वाला है वो भी। ये बातचीत मुझे लगता है जितनी भी लंबी हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ छूट गया। अभी बादल सरकार के नाटकों पर आपने काम किया, अभिनय है आपका, और भी बहुत सारी चीजें जिन पे बात करने का मन था। हो सकता है मयंक बातचीत की जरूर। किसी और कड़ी में हम भूपेश जी को फिर से जोड़ें, लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगी कि लॉकडाउन के इस समय में जो हम इस तरह से घर बैठे एक दूसरे से मिले और आपने अपना अमूल्य समय शून्य के लिए निकाला, और वाकई में मतलब आपके साथ एक जर्नी की, एक यात्रा की, रंग जगत की एक जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। और मेरी खुशनसीबी है कि काम तो एक लंबा समय किया मंच पे, शायद आपके साथ एक थोड़ा समय रहने को मिला, लेकिन वो यात्रा लंबी थी। तो खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने आपको बहुत करीब से अभिनय करते हुए देखा, जाना और समझा, और अभिनय की गहराइयों में आपको उतरते हुए देखा। तो यहाँ मयंक और मैं आपका शून्य की तरफ से जरूर बहुत आपसे बहुत शून्य धन्यवाद के करना चाहेंगे, और चाहेंगे शून्य कि से फिर बात दोबारा करते हुए आपसे बहुत मुलाकात अच्छा हो लगा। इसी आप बातचीत में। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर अगली आगे किसी कड़ी में जरूर हम जुड़ेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।